हाँ जी, शुरू करें भी। गुड आफ्टरनून जी। शुरू करें। सब ने वीडियो ऑन कर लो, जिसका वीडियो ऑन नहीं क्लास से बाहर हो रहा है। जल्दी, फास्ट, और कोई बहाना नहीं। जिसको नहीं बैठ रहा हो बाहर जाओ, जिसको बैठना हो जल्दी से वीडियो ऑन कर लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। मनु, चलो तुम्हें तो माफ है, तुम सिंसियर हो ना बहुत ज्यादा, कोई चक्कर नहीं। मनु की आवाज थी ना वो। नहीं नहीं, इतना नहीं चलेगा बच्चे, ना ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, बेहतर मेरे यहाँ खराब है, खोल के बताऊँ दरवाजा कैमरा दिखाऊँ सामने। ये बहाना नहीं चलेगा। मैं लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ। 3 बजे से लेकर 3:10 तक मुझे कैमरे ऑन चाहिए सबके, उसके बाद बंद कर लेना। ये अपने अभी क्लास से बाहर हो जाओ, अगली क्लास में आ जाना। और सिमरन, मैं नाम नहीं बोल रहा यार, क्यों टाइम खराब करवा रही हूँ। खुशबू, अर्श, शहना, मोक्ष, पता नहीं इनको सुनता भी नहीं सुनता। हाँ, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए तो ऑन करने के लिए कहा है बच्चे। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इससे एक्स्ट्रा। आप कभी नहीं ऑन करते ना। चलो, ये अनुषा बाहर जा रही है, अभिषेक बाहर जा रहा है, शहना बाहर जा रही है, खुशबू बाहर जा रही है। ये अपने आप चले जाओ। प्रतिभा, प्रभसीरत, अरमानजोत, अभिषेक। हैंड रेस से काम नहीं चलेगा भाई। अरमानजोत, हाथ खड़ा करने से काम नहीं चलेगा, लास्ट एंड फाइनल चांस है। आप अपना या तो वीडियो ऑन कर लो या फिर आप क्लास से बाहर चले जाओ। हाँ? पढ़ते पढ़ते तुम्हें 6-7 महीने हो गए, अभी तक तुमने अरेंजमेंट ही नहीं की है। ये जो नाइन्थ और लास्ट रिएक्शन है ना कार्बोहाइड्रेट्स की, मतलब ग्लूकोज मान लो आप, ये जितने भी मोनोसैकेराइड्स है सब पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ आप रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ऑल मोनोसैकेराइड्स, दुनिया के जितने भी मोनोसैकेराइड्स है उनका रिड्यूसिंग नेचर यहाँ बताओगे। चाहे वो एल्डो, चाहे वो कीटो, कुछ भी हो, बट होने मोनोसैकेराइड चाहिए। तो दुनिया के जितने भी मोनोसैकेराइड है सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, उसके फेवर में एविडेंस दे रहे हो तो वो है आपके पास LDB, BE।
फुल फॉर्म सामने दिख रही है आपको, L फॉर लोबरी हो गया, D फॉर डी हो गया, B फॉर BRUYN ब्रुइन, B फॉर वोन और E फॉर इंकेस्टीन। लंबा सारा नाम है तो LDBV रीअरेंजमेंट है, बस इतना सा ध्यान से समझ लो, LDBVE रीअरेंजमेंट। क्यों पढ़ रहे, सिंपल सा आंसर है इसका, जस्ट वी वांट टू नो कि जितने भी मोनोसैकेराइड है वो रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, जितने भी मोनोसैकेराइड है वो रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, इस बात को जानना चाहते हैं। ठीक है जी, तो चेक करते हैं जिसकी रिएक्शन कैसे हो रही है। यहां सबसे पहले मैंने आपको लिखकर दे दिया है, क्योंकि एल्डिहाइड वाला इनोलाइजेशन करेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम कीटोन के साथ है। देखो ना, अगर मेरे को कोई ग्लूकोज दे रहा है और ग्लूकोज नेचर वाइज, अगर कोई भी ग्लूकोज नेचर वाइज आपको रिएक्शन में टेस्टिंग करके दे रहा है, कौन सी वाली टेस्टिंग जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, CHO विद टोलेंस, CHO विद फेलिंग, CHO विद ब्रोमीन वाटर, CHO विद बेनेडिक्ट, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो होना ही होना था। दिक्कत हमें फ्रक्टोज से है, दिक्कत हमें फ्रक्टोज से है, तो इसके बारे में पढ़ो तो मुझे उतना मजा नहीं आएगा जितना कि मैं कीटोन के अंदर इस बात को हाईलाइट करके दूंगा। तो फ्रक्टोज लिखा जी मैंने, बिल्कुल फ्रक्टोज का फॉर्मूला शायद बच्चों को पता ही हो, ऊपर ऊपर CH2OH लिखा रहता है, उसके बाद कीटो ग्रुप लिखा रहता है, देन आपके पास थर्ड नंबर का H ग्लूकोज के जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है, फिर OHH, फिर CH2OH है। ठीक होगी बात। अब क्या करें, अब है अंडर बेसिक कंडीशन इनोलाइजेशन, LDBV एक्चुअल में है इनोलाइजेशन, क्लियर ना, इनोलाइजेशन। थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना भी हो क्या रहा है। 1 2 3 ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला टोटोमेरिज्म करेगा, ये जो हाइड्रोजन ही करेगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का मतलब तो बच्चे जानते ही हैं, 1 नंबर कार्बन, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अनदर पॉलीवेलेंट एटम विद इन द मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल में एक पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव से दूसरे पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चलना, उस पूरे प्रोसेस को आप टोटोमेरिज्म बोलते हो। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं ये जो H है 1 2 3 किस पे आ गया, O पे, चेक कर लें। और जस्ट इसका ऑपोजिट, जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका रिवर्स कौन चलता है आपको पता है, जिधर H चलेगा उसका उल्टा। टाइम हमारे पास इनफ है, तो इसीलिए मैं बड़ा धीरे धीरे इन बातों को आपके दिमाग में डाल रहा हूं। ये मेरे पास टोटोमेरिज्म हो गया। अब थोड़ा सा और समझो बात को ध्यान से और सुनकर और समझकर। अगर यहां से एक हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3 फर्दर इनोलाइजेशन हो जाए, चेक करो 1 2 3, मेरे ख्याल में आपके दिमाग में एक दो बच्चों के दिमाग में तो आ भी गया होगा, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, एक H पे ओरिजिनल था, मैंने इसकी वैलेंसी कम लिखी है ना, हाँ वो H पे चलाते रहो, ये ओरिजिनल इसका CH है, एक H मैंने कम लिखा ओरिजिनली, CH2OH होता है ना चेक करने पे। तो 1 2 3 अगेन इनोलाइजेशन हुआ। अब जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उनको शायद 2 बार 1 2 इनोलाइजेशन होने से जो स्ट्रक्चर जनरेट हो गया वो समझ में आ गया कि ये ग्लूकोज ही बन गया। बात ग्लूकोज बनने की नहीं है, बात है आपके पास CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। और जब जब भी आपको बेसिक मीडियम मिलेगा, तो बेसिक मिलता ही है, टोलेंस में भी बेसिक मीडियम होता है NH4OH, टोलेंस के अलावा फेलिंग में भी बेसिक मीडियम होता है एल्कलाइन, बेनेडिक्ट में भी वही मीडियम होता है। तो जितने भी बेसिक मीडियम है वहां ये 1 2 3 इनोलाइजेशन होएगा। अगर कोई कीटो ग्रुप जो कि फ्रक्टोज के अंदर फिलहाल है, ये एल्डो ग्रुप के अंदर जो कि इस जगह पर आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस तरह मेरा फोकस है, अगर आपका फोकस भी उस तरफ चला जाए तो आप बातों को इजीली समझ लोगे। दुनिया के जितने भी मोनोसैकेराइड है जिनमें CHO है वहां तो झगड़ा ही नहीं है, जहां ऑलरेडी CHO पड़ा है वहां तो झगड़ा है ही नहीं,
लेकिन जहां कीटो ग्रुप है, जहां कीटो ग्रुप है वो भी टोलेन के साथ, फेलिन के साथ, इन सबसे रिएक्शन कर रहा है। अब इनके सबके साथ रिएक्शन कर रहा है जब, पक्का कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। हाँ हुई है। जो कीटो ग्रुप है वो एल्डिहाइड में बदला इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। इसको बोलते हो वन टू इनोलाइजेशन, वन टू इनोलाइजेशन, वन टू इनोलाइजेशन। टोटोमेरिज्म हो रही है और एवरी मोनोसैकेराइड इज नाउ कैपेबल टू गिव द टोलेंस, फेलिंग एज वेल एज बेनेडिक्ट टेस्ट। अब बोल सकते हो। और बोलते हो ऑल द, कहीं असर्शन लिखा मिल गया, ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। बोलो यस यस यस, बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, परफेक्टली यस। ठीक है जी। तो ये था कमाल एलडीबीबीई का। अगर आप एलडीबीबीई को समझ गए हो तो बात खत्म हो गई। और एलडीबीबी एक एविडेंस था। एलडीबीबी एक एविडेंस था। किसके फेवर में एविडेंस था? इट इज द एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है भाई, चलो। अब कैपिटल डी और कैपिटल एल का यूज कब करना है? आप सुपर स्मार्ट हो इस मामले में। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपने पढ़ रखी है। कैपिटल डी कैपिटल एल नेमिंग, और आपको पता है ये 100% थ्योरेटिकल टर्म है। कैपिटल डी कैपिटल एल नेमिंग 100% थ्योरेटिकल टर्म है। इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। इसका कोई भी रिलेशन प्लेन पोलराइज लाइट से नहीं है। बस आपको देखना क्या है कि आपका जो ग्लिसरैल्डिहाइड था, जो कि काइरेल कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड है, और शायद ये कल परसों आपसे बात भी हो गई थी। अगर कोई सेकेंड लास्ट ओएच नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली, अगर कोई सेकेंड लास्ट ओएच नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली, सेकेंड लास्ट ओएच नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली डी ग्लिसरैल्डिहाइड इससे फर्दर डेराइव होएगा, तो अगर वो राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप कैपिटल डी, स्मॉल डी नहीं, स्मॉल डी प्रैक्टिकल है, स्मॉल डी तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का फिनोमिनन है। लो जी, तो यहां मैंने एक बार फिर लिखा, OH को पलटी मरवा दी। आप सारे स्मार्ट बच्चे हो। यहां CH2OH हो गया, ये पलटी मार गया। ये नोमेनक्लेचर में RS होएगा, वो बोधरी मत करो ना। अभी फिलहाल बात किसकी चल रही है? डी ग्लिसरैल्डिहाइड और एल ग्लिसरैल्डिहाइड। और डी और एल ग्लिसरैल्डिहाइड का मतलब हुआ सेकेंड लास्ट, लास्ट बट वन NH2OH मेन फंक्शन ग्रुप इज इन राइट हैंड साइड और इन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड में तो कैपिटल एल कैपिटल डी बोल दो, अदरवाइज उसको कैपिटल एल बोल दो, तो बिल्कुल झगड़ा नहीं है। और पीछे मैंने ग्लूकोज में भी बताया था आपको, फ्रक्टोज में भी सेम बात कॉपी पेस्ट हुई। गर्मियों के दिनों में ग्लूकोन डी, ग्लूकोज डी मिलता है। तो डी का मतलब विटामिन डी नहीं है, डी का मतलब हमारा कैपिटल डी कैपिटल एल से है कि कैपिटल डी पांचवें नंबर, सेकंड लास्ट, लास्ट बट वन कार्बन का OH राइट हैंड साइड में, ग्लूकोन डी, ग्लूकोज डी। अलग अलग कंपनियों ने अगले नाम निकाल रखे, लेकिन होता वो क्या है? ग्लूकोज या ग्लूकोन डी। डी का मतलब आप शायद समझ गए हो, जो मैंने बार बार आपको हाईलाइट करके बताया। और ये आज की बात थोड़ी है, तो हम ऑप्टिकल में ही पढ़ चुके हैं बार बार। ये देखो जी, डी ग्लिसरैल्डिहाइड कैपिटल एल कैपिटल डी। इसका मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिकल डेक्स्ट्रोलीवो से दूर दूर कोई कंसर्न नहीं है। नो रिलेशन विद ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल का रोटेशन से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। कैपिटल डी कैपिटल एल का प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बार बार आपसे बोल रहा हूं, और एक बार तो आपके दिमाग में चले जाना है पक्का। ये एब्सोल्यूट नेमिंग सिस्टम नहीं, रिलेटिव नेमिंग सिस्टम है। जैसे RS एब्सोल्यूट है ना, बस सामने स्ट्रक्चर पड़ा, उसकी असाइनिंग करो 1 2 3 4 की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे वो रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे वो रोटेट कर रहा है वैसे उसकी नेमिंग नंबरिंग कर दो। लेकिन इसमें तुम्हें रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, किसका? ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड से बना है, कौन से वाले से बना है? सर कैपिटल डी से बना है, तो चलो इसको भी कैपिटल डी नाम दे दो। सर ये तो ना एल ग्लिसरैल्डिहाइड से बना है, तो ठीक है इसको एल नाम दे दो। बट वो राइट लेफ्ट का गेम है।
इसका प्रैक्टिकल लैब में कोई टास्क नहीं। समझ गए भाई? कैपिटल डी कैपिटल कॉन्फ़िगरेशन हैव नो सिंपल रिलेशन विद द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये मैंने लिखा। नो रिलेशन विद ऑप्टिकल रोटेशन, नो रिलेशन विद ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है जी। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज, आप पढ़ना और अपने दिमाग में सेटिस्फेक्शन डाल लो कि आपको ये आंसर आते हैं इसके। बस कोशिश करना कि क्वेश्चन ही पढ़ो, आंसर नहीं पढ़ना। ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलामाइन, ग्लूकोक्साइम बन जाना है। सीएचओ के होने का सबूत है ये, इसमें सीएचओ है। केन शुगर मतलब सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका इन्वर्जन हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा। और फ्रक्टोज के बारे में बताऊंगा आज ही आपको कि फ्रक्टोज एक लिवोरोटेटरी शुगर बनती है ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तभी उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इनवर्जन। और वहां जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है इनवर्टेज। अभी देखो हमने हेलिक्स में तो बायोमोलिक्यूल कराया नहीं था, कल परसों ना यहाँ मेरे बच्चे का स्कूल में टेस्ट हुआ, वो सिर्फ बायो में पढ़ा, उस बेस में सारे क्वेश्चन सही कराए। केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल नहीं हुआ था, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में बायो से पढ़ा हुआ बायोमोलिक्यूल से इसके सारे आंसर सही हो गए। 50 क्वेश्चन टोटल, 4 चैप्टर आए थे, उसे बायोमोलिक्यूल भी था, तो उस बायोमोलिक्यूल के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं गया उसका, सिर्फ बायो का पढ़ के क्लियर, क्योंकि उन्होंने बाय द चांस केमिकल रिएक्टिविटी पूछी नहीं, बाय द चांस केमिकल रिएक्टिविटी उसने पूछी नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर वो केमिकल रिएक्टिविटी पूछता, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, टोलेंस, तो उसमें से 80% फिर भी तैयार पड़ा था हमारा। रिडक्शन को छोड़ दूं, जिंक एच वाला, रेड पी एच आई वाला, अगर वो दो छोड़ दूं, ब्रोमीन वाटर है, उससे वो ग्लूकोनिक बन गया, HNO3 से ग्लूकैरिक बन गया। ठीक है ना? इक्का दुक्का छोड़ दे, बाकी HCN के साथ, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, फिनाइल हाइड्रोजन से ओसाजोन फॉर्मेशन में 1 पे 3 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। वो जनरल जनरल सी बातें थी जो आप सीख सकते हो, एक दो बार पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा। नाउ ग्लूकोज इज मेड टू रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसके बारे में आपसे बात कर रहे थे। तो इन भाई साहब ने करना क्या है, इन्होंने ग्लूकोनिक एसिड बनाना है और साथ में सिल्वर मिरर देना है। क्योंकि मैंने करवाया और मुझे याद है, आप लोगों में से किसी को भी याद नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। याद है आपको? अगर ये सेम थर्ड जैसी रिएक्शन करवानी हो तो कौन सा रिएजेंट लेकर आओगे? सेम थर्ड जैसी रिएक्शन करानी हो, टोलेंस तो है ही, टोलेंस तो फेलिंग, और इसका एक और ऑल्टरनेट, एक और ऑल्टरनेट, ब्रोमीन वाटर भी सेम दे रहा है ना, और तुम्हारा बेनेडिक्ट भी सेम दे रहा है। पक्का? चलो बताइए। अब है, although the open structure of D-glucose explain most of its reaction, it failed to explain the following facts। मैं फिर आपसे इसकी तैयारी ऑलरेडी आपको करवा कर आया हूं, एमी पेज भरे में है। मैं हेडिंग जो डाल रहा हूं ना, वो डाल रहा हूं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, उसके बाद फ्रक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनवा दूंगा। और मैंने आपसे बार बार कहा था 95 से 98% तक ये रिंग स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका जो जो इसका मेन अप्रोच है वो रिंग की है। कोई रिएजेंट अच्छा खासा आ गया तो इसको ओपन में बदलकर वो रिएक्शन भी कर सकता है। ठीक है ना? लो जी, ये मेरे पास CHO, बीच का OHH, बीच का HOH, अब ये 5वें नंबर का OH है, ये पहले नंबर का एल्डिहाइड है, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन देखते ही आपको इस बात पे तो इमोशनल होना बनता है। यहां का एक न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन की इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, अटैक करने के बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूं। लो जी, ये फास्ट स्टेप में O पे H का अटैक हो गया था इस वाले का, रिमेनिंग कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, अगेन कॉपी पेस्ट, ये O,
ये CH2OH लो जी। अब कोई किसी रिंग को इस फॉर्म में लिखे तो ज्यादा सुंदर लगता नहीं है, तो इस रिंग को हम एक हावर्थ प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे। हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? हावर्थ प्रोजेक्शन का मतलब होता है रिंग के फॉर्म में इसको लिखना। हावर्थ प्रोजेक्शन, रिंग के फॉर्म में लिखना। तो चेक करें जी, इसको रिंग के फॉर्म में लिखते हैं एक बार हम लोग। ये लो जी, सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, और शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो कि 6 मेंबर्ड रिंग विद ओ, तो इसको हम पायरीन बोलते हैं, पायरीन। और इस पायरीन से हम लोग शुगर बना रहे हैं, पायरेनोज। पायरीन वैसे एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लियर ना? अभी मैं एक आईटी का क्वेश्चन देख रहा था, आपकी क्लास से पहले 10 मिनट फ्री था मैं, तो 2020 के आईटी का पेपर 1 को मैं देख रहा था, तो उसमें 5 स्ट्रक्चर दे रखे थे और एसिडिक नेचर पूछा था उनका। तो उसने इस स्ट्रक्चर को लिखकर पूछा कि ये बहुत अच्छा एसिड हो सकता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो रूटीन प्रोसेस में जीओसी में बच्चों को करवाते हैं, जो बच्चे सुनते रहते हैं हम लोगों को। इसको मैंने उठाया H+, तो ये माइनस छोड़ गया इस जगह पे। माइनस छोड़ते इसकी खासियत क्या होगी? एरोमेटिक बन गया। और एरोमेटिक बना तो इसका मतलब इसके अंदर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी आ गई, तो हमारा रूल लग गया। कौन सा रूल लग गया? आफ्टर द डोनेशन ऑफ प्रोटोन, अगर किसी का कॉन्जुगेट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो रहा हो, दैट मीन उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो ऐसे करके 4 स्ट्रक्चर और बने हुए थे उसके अंदर। उसमें से एक स्ट्रक्चर आपका बेंजीन भी था। कह रहे जी बेंजीन का प्रोटोन उड़ाना है। मैंने कहा भूल जाओ। कहते क्यों भूल जाए? मैंने कहा जी प्रोटोन चाहे उड़ाऊं, चाहे H- उड़ाऊं, चाहे H- उड़ाऊं, भाई साहब स्टेबल ही नहीं हो पाएंगे लाइफ टाइम। क्योंकि जिसको तुम स्टेबल करना चाहते हो वो बेंजीन रिंग के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसने कहा चलो एक काम कर दूं, नाइट्रो लगा दूं तो H निकाल लोगे। मैंने कहा अब ठीक है, अगर मैं नाइट्रो बेंजीन में से कोई आस पड़ोस से प्रोटोन निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था वो। उससे बाहर आकर इसी में आ जाते हैं। तो ये पायरेनोज है। लो जी, ठीक होगी बात। उस स्ट्रक्चर को जो पीछे लिखा था मैंने, ये वाला OH इसी फॉर्म में यहां छाप देता हूं जी मैं। ये कौन सा नंबर हुआ हमारा? पहला यूज हो गया, दूसरा नंबर, पहला नंबर यूज हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पलटी खाया हुआ है, चौथा नंबर कॉपी पेस्ट है, या फिर इसी फॉर्म में चल रहा है। ये कार्बन पे फर्दर CH2OH लगा हुआ है। और जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर इस कार्बन को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा हो, कुछ एसिटल हेमी एसिटल टाइप से, और आपसे मैंने बात की थी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में कि मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछेगा आउट ऑफ द 4 विच स्ट्रक्चर इज हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, तो आपको देख के पता चल रहा है ये स्ट्रक्चर हेमी एसिटल है आप में से कोई जो बता पाएगा व्हाई इट इज हेमी एसिटल? हम्म, ये OH भी है, और O के साथ में कार्बन OR भी है, वेरी गुड। और अगर मैं इस OH को ऊपर की तरफ कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर की तरफ रख दूं, OH को कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर की तरफ रख दूं, OH को कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर की तरफ रख दूं, कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर की तरफ, तो पहले वाले का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरे वाले का नाम है बीटा डी ग्लूकोज, और हेमिसिटल है। आप में से मैक्सिमम बच्चे हेमिसिटल की स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं कि हेमिसिटल कोई ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो कभी भी अगर हेमिएस्टल बन गया, उस पर कोई एक ठीक ठाक सा रिएजेंट अटैक मार गया, उसके बाद वो स्ट्रक्चर ओपन हो जाना है, फिर ओपन की रिएक्शन आने लग जाएंगी हमारे पास। क्लियर है? तो एसिटिक एनहाइड्राइड इस काम को करने में कैपेबल नहीं हो पाया, एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन हमें मुसीबत फिर भी नहीं लगी। मैंने उसका आपको एक कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखकर दिया था। सोचो, ये H हटकर CH3CO, 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 एसिडाइलेशन हो जाएगा ना 5 बार। इसको तो तुम पीछे किसी भी चैप्टर में धकेल सकते हो कि ग्लूकोज पर जब हम
एसिडाइलेशन करवाएंगे तो कितने मोलिकुलर वेट का डिफरेंस आएगा? तो आपका आंसर होएगा 42 × 5, क्योंकि एक एसिडाइलेशन से 43 मोलिकुलर वेट का फर्क आता है, 42 सॉरी, क्योंकि एक एच जाएगा और 43 नया आएगा, तो 42 का नेट फायदा होता है आपको, तो × 5। पता नहीं आपके दिमाग में बात गई कि नहीं गई, आप ही जानते हो। तो कुल मिलाकर, हाँ जी, बीटा क्या हो गया उसको? एक ही होएगा सिर्फ, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन वाला, ओनली एंड ओनली जिसको हाईलाइट किया हुआ है। क्या हो गया? मैंने तो सब कुछ वैसे ही लिखा जैसे उसमें था। मैंने तो 2 3 बार देख लिया, मेरे को तो एक ही नजर आ रहा है, कौन सा वाला जिसको मैं वापस, ये वाला है सिर्फ जिसको मैंने पलटी करवाई है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो मुझे बता देना कौन सा वाला है, बचाए इसको पजल क्रिएट करने की, कौन सा वाला मैंने उससे चेंज कर दिया, एक्सेप्ट वन बस, जिसको मैंने हाईलाइट किया उसके अलावा कौन सा मैंने चेंज किया है? बता दे यार, बता दे यार, ऐसे मत कर। ओपन को मार गोली, जो पहले स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है उसके कंपेरिजन मैंने कौन सा स्ट्रक्चर चेंज किया है, बता बीटा में। पहले इस बात को रखते हैं हम लोग, हैं। चलो ठीक है, एक ही किया है ना, तो ये एक दूसरे के अल्फा और बीटा डी हो गया। अब तेरी बात पे वापस आता हूँ, जो तेरी बात ओरिजिनल थी नहीं, अब ओपन से मिला लेते हैं। हाँ अब बताओ ओपन में क्या दिक्कत है? एक तो तेरा ये वाला OH नीचे की तरफ चला गया अल्फा बनाने के लिए, पहला वाला जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। दूसरा वाला भी नीचे की तरफ चला गया, तीसरा ऊपर की तरफ चला गया, चेक कर ले। ये नीचे नीचे, ये कह रहा था तू शायद ना। एक सेकंड रुकना, यहाँ मेरी हल्की सी मिस्टेक हुई है, ये मेरी गलती है हल्की सी, ये मेरी गलती है। एक बार हम देख ले, पहला नंबर तो नीचे की तरफ चला गया, चला गया। ये OH, एक बार आप जल्दी मत करना, ये OH ठीक हो गया। और थर्ड नंबर का ये OH ऊपर, थर्ड नंबर वाला OH। तेरा क्वेश्चन कुछ और था मुझे लगता है ना, ये तो नहीं था ओरिजिनली। ना 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 ना, हाँ एक, नहीं उसका ग्लूकोज का सिर्फ तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट होता है, ग्लूकोज का जो 1 2 3, तो OH तीसरे नंबर वाला ऊपर दिखाना था, वो मैंने गलती की है, इतना मैं मानता हूं, एक गलती मैंने की है। बाकी यहाँ जो पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर, उसका OH अल्फा डी ग्लूकोज में नीचे है और बीटा डी ग्लूकोज में ऊपर है, बिल्कुल 100% परफेक्ट है स्ट्रक्चर, 100% परफेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं। बोलो भाई। हाँ भाई सुनो इस बात को, ऑल्दो द ओपन स्ट्रक्चर, लिखना कुछ नहीं, बस सुनना है आपने। ऑल्दो द ओपन स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज explain most of its reactions, yet it fails to explain the following facts which can be explained by the cyclic structure, जो मैंने आपको बताकर बताया। डी ग्लूकोज exist in two stereo isomeric forms, one is alpha, second is beta, जो बोर्ड पे आपके सामने बन चुके हैं। अल्फा डी ग्लूकोज is obtained when a concentrated aqueous or alcoholic solution is crystallizes at 303 Kelvin, it has MP of 419, वो एक टेबल बनाऊंगा अभी, and a specific rotation 111 in a freshly prepared aqueous solution. However, when glucose is crystallized from water above 100 degree approximate na, and beta D glucose is obtained, okay, it has MP 423 specific rotation plus 19.2 in a freshly prepared aqueous solution. तो मेरे पास ग्लूकोज है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसी पेज पे चलता हूं जी, इसको थोड़ा छोटा करता हूं जी, फिर यहां मैं ग्लूकोज लिख रहा हूं, जो उसने कहा वो सारा के सारा यहां लिखा जाएगा, यहाँ 2 लाइनें आएंगी, ग्लूकोज का यहां क्रिस्टलाइजेशन वर्ड आएगा। अगर 30 डिग्री के आसपास करूं या अप्रोक्सीमेट 100 डिग्री के आसपास करूं, तो एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, और एक्वस सॉल्यूशन आपके पास, अगर आपको समझ में आ रही हो बात, तो ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, क्रिस्टलाइजेशन अगर मैं रूम टेम्परेचर के आसपास कर लूं तो अल्फा आता है, और अगर मैं 100 डिग्री के आसपास कर लूं तो उसका रोटेशन करके बीटा आता है। इसका एंगल ऑफ रोटेशन 111 डिग्री है। एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में कुछ बच्चों को बात पता होगी शायद,
व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन? हाँ सिंपल। जब मैं अल्फा डी ग्लूकोज में से प्लेन पोलराइज लाइट निकालूंगा तो प्लेन पोलराइज लाइट 111 डिग्री पे रोटेट कर जाएगी, बात खत्म। और किस साइड में? राइट हैंड साइड में। तो उसने जो इतना बड़ा पैराग्राफ दिया था ना, उसका कंक्लूजन ये लिखा हुआ है बोर्ड पे कि कुछ प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। उसने ग्लूकोज का 30 डिग्री पे जब सेपरेशन किया तो अल्फा निकला, और जब उसका 100 डिग्री के आसपास किया तो बीटा डी ग्लूकोज निकला, जिसके एंगल ऑफ रोटेशन मैंने साइन लिखा नहीं तो बाय डिफॉल्ट प्लस प्लस है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, नहीं तो माइनस में खुद ही लिख देता, आपको पता ही है। हाँ जी। ग्लूकोज एग्जिबिट्स म्यूटा रोटेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, यही तो है। ये अल्फा डी, बीच में ओपन स्ट्रक्चर, फिर बीटा डी। इस पूरे फिनोमिनन का नेम आपने रखा हुआ है म्यूटा रोटेशन। अल्फा का बीटा में, बीटा का अल्फा में चेंज होना इन एक्वस सॉल्यूशन। अल्फा टू बीटा, बीटा टू अल्फा, टू बीटा टू अल्फा, ये चलता रहेगा, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। डी ग्लूकोज डजंट अंडरगो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज डजंट गिव। लो जी, अब यहां तुम्हारे पास एक बात पता है क्या आएगी? पेपर में पूछा गया व्हाई नॉट NaHSO3 रिएक्ट्स विद ग्लूकोज, तो आपका आंसर आएगा इट इज नॉट कैपेबल टू ब्रेक डाउन द रिंग टू ओपन। ये रिंग को जो मैंने परसों बोल दिया था आपको, क्लियर? चैप्टर का जब एक रिवीजन मेरे साथ ही कर लोगे कल में, तो आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान हो गया, फिंगर टिप्स पे आ गया। अब यहां कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि ओपन रखने में कैपेबल नहीं हो पा रहा, क्लियर? डजंट रिस्पॉन्स टू शिफ्ट रिएजेंट, लो जी यहां भी फेल हो गया क्योंकि ओपन नहीं कर पा रहा। डजंट रिस्पॉन्ड टू 2,4-DNP, उस दिन भी आपसे बोल रहा था, अगर आप ध्यान से क्लास को सुनते हो तो ये रिएक्शन नहीं आने के पीछे वजह क्या है? बिकॉज दीज आर नॉट कैपेबल टू ब्रेक डाउन द हेमी एसिटल बॉन्ड। हेमी एसिटल बॉन्ड को ये तोड़ने में कैपेबल नहीं हो पा रहे ना। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर आपको याद हो, NaHSO3 से व्हाइट क्रिस्टलाइन बना था, एल्डिहाइड कीटोन के सेपरेशन का तरीका था, और शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने का तरीका, लेकिन वो रिड्यूसिंग एक्शन था SO2 का। और 2,4-DNP आपको पता है ये एल्डिहाइड का स्पेशल टेस्ट था, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था। तो इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है? क्लियर? दीज reagents are not capable to maintain open structure, that's why fail to react। और जो ओपन स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाया, वीक है ना नेचर में, लेकिन वो कह रहा है ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH, हो तुमने पढ़ ही लिया बोर्ड पे भी, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी था 1 2 3 में। बट ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डजंट, देखो ना, ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH टू फॉर्म एन एंजाइम। लो जी, इसी को थोड़ा छोटा करते हैं और इस बात को आपके सामने रखते हैं। ये मेरे पास ग्लूकोज है, यहां मैंने NH2OH लिखा, रिएक्ट कर गया, एंजाइम बन गया। अगर आप ग्लूको पेंटाएसिटेट लेके चल रहे हो, मैंने NH2OH लिखा, रिएक्शन नहीं की और कोई ऑक्साइड नहीं बना, उसके पीछे वजह बच्चे कि ग्लूको पेंटाएसिटेट का स्ट्रक्चर बना के बताऊं मैं आपको अगले पेज पे। एक सेकंड के लिए सर पोज हो जाओ और मेरे को देखो मैं क्या लिख रहा हूं। वो जिसको हाईलाइट कर रहा हूं उस पर नजर मारना, इज इट हेमिस्ट्रल और नॉट?
मुझे तो इस पे शक है, तुम्हें हेमिस्ट्रियल एसिड पता है कि नहीं पता? क्या ये स्ट्रक्चर हेमिस्ट्रियल है? इसका मतलब अनस्टेबल नहीं है, तो NH2OH से रिएक्शन नहीं कर पाए। और मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्या ये एसिटल है तो ये स्टेबल है। स्टेबल है तो भाई साहब फेल हो गए किसके साथ रिएक्शन करने में? NH2OH के साथ। क्या करे बेटा? रुक जा, रुक जा, अभी तो इसको लेके बैठा रहे ना, 20 मिनट में चुप हो जाऊंगा ना, मैं टेप लगा लूंगा मुंह पे। मेन तो बात को समझ, स्लाइडे व्लाइडे तो कोई टेंशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ ग्लूकोज का NH2OH से रिएक्शन नहीं हो रहा, हो रहा है ग्लूकोज का, क्योंकि वो एक हेमेसिटल है। लेकिन ग्लूकोपेंटासिटेट स्टेबल है क्योंकि वो एसिटल है। ये तो NH2OH, और इससे एक एविडेंस और मिलता है, ग्लूकोज मेनली क्लोज स्ट्रक्चर में मिलता है, रिंग स्ट्रक्चर में मिलता है ग्लूकोज मेनली। अब ये प्रीवियस स्टाइल स्लाइड आ गई आपके पास, इसको देख लो अब। हाँ जी, इसको देख लो। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। ग्लूकोज NH2OH से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइम बना रहा है, ग्लूकोपेंटासिटेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह मैंने आपको बताई है। ग्लूकोज फॉर्म्स टू एनोमेरिक फॉर्म्स। एक एनोमेरिक कार्बन की ना डेफिनेशन लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, एनोमेरिक कार्बन। और यहां बड़ा बड़ा लिख लेना भाई कि एसिटल है, और एसिटल कंपेरेटिवली स्टेबल है। जपनूर आपको बता सकती हो बासी मारते हुए कि एसिटल कौन है, ये एसिटल क्यों है? OCOC, क्लियर ना? तो ये OCOC ग्रुप का मतलब ही एसिटल हो गया। अगर ये एक OH और OR होता तो ये हेमी होता, हेमी। हाँ, एनोमेरिक कार्बन विच इज बॉन्डेड विद टू ऑक्सीजन एटम्स। और वो इकलौता है जिसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं। तो इसीलिए अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज को एनोमर्स बोलते हैं हम लोग। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को एनोमर्स बोलते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन कहीं पर भी पलटी खा जाए, द कार्बन where is a change in configuration takes place, that carbon is known as epimeric carbon. Anomeric, epimeric carbon about the change in configuration takes place. कोई भी हो सकता है, लेकिन एनोमेरिक, अब सोचो ना, एनोमेरिक इपीमेरिक है, लेकिन इपीमेरिक एनोमेरिक नहीं है। एनोमर का मतलब क्या हुआ, जो कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, और वही है जिसको हाईलाइट कर रखा है। कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी बदल सकता है, कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी बदल सकता है, OH H ऊपर नीचे हो सकते हैं। जिसे आपका जो ग्लूकोज है वो मेनोज के साथ, और मेनोज शुगर गैलेक्टोज के साथ, ये एक दूसरे की इपीमर्स हो जाएंगे। कोई 2 इपीमर होएगा, कोई 3 इपीमर होएगा, इपीमर बन जाएंगे। लेकिन एनोमर बनने के लिए जिस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है वो दो ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए। तो एक लाइन पता नहीं आपने नोट की कि नहीं की, एनोमर इपीमर है लेकिन इपीमर एनोमर नहीं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। पहले और पांचवें में बॉन्ड बना था, आपने देखा ही होगा। ये लो जी,
ये लो जी। अगर आपको वहां भी अपने कॉपी में हाईलाइट करना हो, 1 2 3 4 5 6, पहले और पांचवे में बॉन्ड बना है, फर्स्ट और फिफ्थ में। फर्स्ट में और फिफ्थ में। पहले पांचवे में क्यों बना है, पहले चौथे में क्यों नहीं बना भाई? 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, और नेचर भी उसी तरफ से एफर्ट करता है, मॉलिक्यूल भी उसी हिसाब से एफर्ट करता है। ये रिंग अल्फा डी बीटा डी, हेक्सागन पेंटागन, जो ये सारी ये चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो लिख लेना, पढ़ लेना। लिखना तो नोट्स जितने बन गए मोर देन सफिशिएंट बन रहे हैं वो। ये अल्फा डी बीटा डी, ये OH नीचे की तरफ आ रखा है, नीचे की तरफ। यहाँ मैंने गलती की थी, मैंने सुधार दी वो गलती। ठीक है ना? थर्ड नंबर का OH उल्टा है ना, लेफ्ट हैंड साइड है ना। ये बीटा डी है, बाकी सब नीचे है। ये ऊपर चला गया, ये नीचे है, और ये वैसे ही बना था हमारा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बनाया था, LDBB रीअरेंजमेंट के अंदर। कैपिटल डी फ्रक्टोज है। वाइट इज नोन एज कैपिटल डी। है किसी के पास कोई जवाब? हाँ जी। और अगर ये वाला सेकंड नंबर, नोमेनक्लेचर में तो ऐसे ही आएगा ना, ये 1 2 3 4 5 6। अगर ये सेकंड नंबर इस पांचवें के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो आपको पता है 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो वो पायरेनोज ना होकर फ्यूरेनोज होगी, फ्यूरेनोज। तो हुआ क्या भाई, इस सेकंड का एंड फिफ्थ कार्बन का हेमी एसिटल फॉर्मेशन होएगा। या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिख दो। ये बात चेक करेंगे कि हेमिस्ट्रल है कि नहीं है। चेक करते हैं जी। CH2OH, ये C डबल बॉन्ड हो, उस पर O पर H आ गया, और ये CH2OH एज सच लगा हुआ है। ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये कैपिटल डी की वजह है, ये छठा नंबर है। और जिसको मैं यहां से रब कर रहा हूं, ये इससे जाकर सीधे सीधे जुड़ गया, और ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, जिसको आप लोग फ्यूरेनोज। एक्चुअली आप थोड़ा जल्दी भूल जाते हो। एक आपको TH है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बताया था, 5 मेंबर्ड रिंग। वो बस यही है, फ्यूरेनोज रिंग 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें वो फंसा होगा। ये आगे हावर्थ प्रोजेक्शन दिखा दिया इसका। OH नीचे की तरफ है तो अल्फा है, OH ऊपर की तरफ है तो बीटा है। जो कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, ये वाला कार्बन O से और O से, O से और O से जुड़ा हुआ है। इसी कार्बन को आप क्या बोलोगे? एनोमेरिक, एनोमेरिक। ग्लूकोज लिखने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो।
मुझे ऐसा लग रहा है आप सो रहे हो। पीएमटी के पेपर तक ना घर पे टिकने की कोशिश करो, एक कमरे में बंद हो जाओ। घर वाले कहीं अंदर बाहर आने के लिए तो घर वालों से लड़ पड़ो, ठीक है ना। तुम्हें मजा आ रहा है, वो कहते घूमने चलो, कहते हाँ हाँ, आप एक बार में 2 बार लड़ पड़ो उनसे यार। ये ट्रैवलिंग करते हुए कौन पढ़ता है यार, पढ़ाई होती नहीं है। ये पढ़ाइयाँ ऐसी हैं जो कमरे में बंद होकर पढ़ सकते हैं। बाकी सिर्फ आपका हेलमेट आपको लगाना है, मेरी चॉइस नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि आपका भला और बुरा कहाँ हो सकता है। आप में से 10 सेलेक्ट होंगे तभी मुझे कोई फायदा नहीं है, एक भी नहीं होगा तब भी मुझे कोई फायदा नहीं है, और सारा बैच हो जाएगा तब भी मुझे कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि सारे हो जाए। देखो फायदा मेरा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि सारे हो जाए चले। बाकी चॉइस आपकी है। अभी मॉडल देख रहे हैं ना, हमारा ऑफलाइन शुरू हुआ है जब प्रॉपर में, और सारी 11वीं 12वीं ऑनलाइन पढ़ के आए हुए हैं। जीरो, नील बट्टे सन्नाटा। और आपको बोलो ना अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लो, वो नहीं आता लिखना उनको। अब सिखाना पड़ेगा, इतनी गारंटी हम सिखा भी देंगे उनको। लेकिन बात वो ना कि वो नुकसान तो हो गया ना, एक तो वहां से शुरुआत करे बंदा कि लिखना आता है, उसके आगे थोड़ी प्रैक्टिस 10 12 क्वेश्चन की ज्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बंद हो जाओ कमरों में और तैयारी शुरू करो। तो ये लिखा है जी, अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज टिपिकली हेमिएसिडल है, जो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। और हेमिएसिडल है तो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो भाई सीधी सी बात है ओपन स्ट्रक्चर में तो आएगा ही आएगा। In the aqueous solution to give open chain structure of glucose, two cyclic hemiacetal form of glucose differs only in configuration. क्लियर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप C1 पे ऊपर नीचे जा रहा है और तो कोई फर्क है ही नहीं। इसकी कोई थ्योरी नहीं बन रही है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे। द एल्डिहाइड जिससे उसने हेमिएसिडल बना दिया है, क्लियर है। अल्फा डी, और इन अल्फा डी बीटा डी दोनों को क्या बोलते हैं, एनोमर। तो कोई बोलेगा क्या ये एपीमर भी यहाँ है, लेकिन परफेक्टली तो एनोमर ही है। द टू आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर नॉट मिरर इमेज। मिरर इमेज छोड़िए, कोई कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, मिरर इमेज तो सब कुछ बदलता। क्लियर, एंड हेंस नॉन एनिसोमेरिक ग्लूकोज एग्जिबिट्स म्यूटा रोटेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो पुरानी बात हो गई है। अरे कोई बोलेगा अल्फा डी बीटा डी ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो आपको सुनने में कितना बुरा लगेगा यार, अल्फा डी 111 वाला है और बीटा डी +19 वाला है, तो एक कैसे हो गए। हाँ, एक 111 होता, एक -111 होता, तो तुम कंसिडर कर सकते थे, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब वो आपको ना बॉन्ड कहाँ बन रहा है वो बनाना सिखा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया, उसी के अंदर से क्वेश्चन बन जाना, उसी के अंदर से सारी थ्योरी समझ में आ जानी है। बोथ अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज अंडरगोस मुटा रोटेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, although the crystalline forms of alpha d beta d glucose are quite stable in aqueous solution, but each form slowly change into an equilibrium mixture of both. क्लियर, उसको मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली दिखा दूं, ग्राफिकली शो कर दूं, तो ये आपको ठीक भी लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है जी। एक तरफ मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, एक तरफ मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज है, एक तरफ मेरे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। ठीक है, एक 111 वाला, एक 19.2 डिग्री वाला एक्वस सॉल्यूशन में लेके चल रहा हूं। अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में, तो ये एग्जैक्टली 52 डिग्री के आसपास जाके रुकते हैं। इवन अगर कोई इंटरेस्टेड हो ना, तो जैसे एटॉमिक वेट ऑफ मिक्सचर का निकलता है, वैसे इसका भी आप अलग अलग अल्फा कितने परसेंट है, बीटा बीटा कितने परसेंट है इन इक्विलिब्रियम, ये भी पता लगा सकते हो। कैसे, सुनो भाई, अल्फा एंड बीटा इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो कलेक्टिवली एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ गया, 52। अल्फा का कितना है, 111। कितने परसेंट है, मैंने कहा मुझे क्या पता। कहते बीटा का एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, मैंने कहा जी 19.2। कहते कितने परसेंट है, मैंने कहा ये मुझे पता है, 100 - x डिवाइडेड बाय 100। तो गारंटीड आप सोल्व करके इक्विलिब्रियम पे x मतलब अल्फा और बीटा निकाल सकते हो। ऐसे एयर का मोलिकुलर वेट निकलता है, कभी निकाल लेना, 29 आता है। 28 मल्टीप्लाई विद 78 नाइट्रोजन,
32 मल्टीप्लाई विथ 21, 44 मल्टीप्लाई विथ 03, सबको जोड़ जाड़ के 100 का डिवाइड मार दो, 29 आंसर आ जाएगा। एयर का मोलिकुलर वेट, एयर का मोलिकुलर वेट सभी गैसेस का एवरेज है। लो जी, लिख दिया मैंने बोर्ड पे, अल्फा, इक्विलिब्रियम, बीटा, मिक्सचर, 111, 52, 19। The spontaneous change in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is called the Miller rotation। मैं 12वीं का पेपर देने जा रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल मेरे टर्म 1 के अंदर है, मुझे मीटर रोटेशन की डेफिनेशन पूछ लेगा तो आप भी मत चूको, आपको भी इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ मीटर रोटेशन, डेफिनेशन ऑफ द म्यूटा रोटेशन, डेफिनेशन ऑफ द म्यूटा रोटेशन। क्या करना है जी? स्पॉन्टेनियस चेंज, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, इन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फिलहाल यहां कौन है जी? ग्लूकोज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज with the time to an equilibrium mixture is called as muta rotation समय के साथ, टाइम के साथ एंगल ऑफ रोटेशन का एक मिक्सचर ऑफ द अल्फा डी बीटा डी में बदल जाना। बोलो भाई। और देखो लाइन कितनी अच्छी है और समझ में आ चुकी है। द फिनोमिनन ऑफ म्यूटा रोटेशन एग्जिबिटेड बाय ग्लूकोज एनोमर्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ दीज एनोमर इज अ टिपिकली हेमिस्ट्रल। हेमिस्ट्रल के पीछे हाथ धो के पड़ गया, आप भी पढ़ जाओ कि हेमिस्ट्रल अनस्टेबल होता है। क्लियर? हेमिस्ट्रल एंड कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। हाँ भाई, हेमिस्ट्रल अनस्टेबल होता है, बिल्कुल होता है। टू गिव द ओपन, मैंने बोला अल्फा बीटा के बीच में हमेशा ओपन आएगा एक बार। क्लियर है? form the glucose, therefore in the aqueous solution either anomer is converted through the open form into an equilibrium mixture consisting of both the anomer with a very small amount of the open। तो अल्फा बीटा होंगे, मैक्सिमम वही होंगे, लेकिन उसके साथ में थोड़ा बहुत ओपन होएगा। तो मैंने आपको कल से बोलता रहा हूं, जब भी हमारी लास्ट क्लास हुई थी, कि जब भी तुम ग्लूकोज की बात करो उसमें मैक्सिमम तुम्हारे पास कौन होते हैं? ओपन। और लीस्ट कौन होते हैं? मैक्सिमम कौन होते हैं? क्लोज। मेरी गलती, आपको पता नहीं चला मैं क्या बोल गया। मैक्सिमम क्या होते हैं? क्लोज। और लीस्ट क्या होते हैं? ओपन। समझ गए मेरी बात को? अब ये जो रिएजेंट्स है ना तुम्हारे, 2,4-DNP, शिप, 2,4-DNP, शिप, एक में भूल गया कौन था, NHSO3 भूल गया आप भी, NHSO3 शिप, NHSO3 शिप, 2,4-DNP। ये तीन टेस्ट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? दीज आर नॉट कैपेबल टू रीओपन द स्ट्रक्चर। ये कमजोर है बेचारे। द ग्लूकोज डजंट अंडरगो certain characteristic reaction of aldehyde, for example glucose doesn't react with NHSO3 clear additional product and doesn't respond to SHIP and 2,4-DNP, जो पुराना लिख चुके हैं हम लोग। क्यों ऐसा क्यों? तो ये भाई सब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं इसको पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। क्लियर? ये आप पढ़ रहे हो और लिखने की तो बिल्कुल नीड नहीं है आपको, कि मैं लिख चुका हूं। पढ़ डालो भी जल्दी से। देखो, अब इसमें लाइनें काटनी हो ना, तो देखो कौन सी लाइनें, मतलब हमें तो उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था ना, कि NHSO3 और तुम्हारा शिप और तुम्हारा 2,4-DNP रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। देखो, टिपिकल एल्डिहाइड रिएक्शन ऑफ डी-ग्लूकोज सच एज साइनोहाइड्रीन, ऑक्साइन, ओसाजोन, रिडक्शन ऑफ फैलिंग एटसेट्रा कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन फॉर्म प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द टू एनोमर। काम की लाइन है कि हमारे उस क्वेश्चन का जवाब थोड़ी है।
हमारे उस क्वेश्चन का जवाब तब तक शुरू हुआ नहीं ना, 2,4 डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। हमारे उस क्वेश्चन का जवाब तब तक आया नहीं है कि हमारे वहां पर 2,4 डीएनपी टेस्ट शिफ्ट और जो आपका एक टेस्ट हो रहा है NaHSO3 वो क्यों नहीं आ रहा। सुनो, all these reactions are irreversible, therefore small amount of open chain form originally present in equilibrium mixture first reacts। कहानी खत्म, ये सारी लाइनें कट गई, आगे चलते हैं। as a open chain form is consumed during the formation of these derivative, अभी भी काम की बात नहीं तो पुरानी बात ही कर रहा है। चलो, the equilibrium is disturbed and more of the open chain form results to push the reaction in forward direction। तो हमारी काम की बात तो अभी तक आई नहीं। अल्टीमेटली द होल ऑफ ग्लूकोज वाया ओपन चेन फॉर्म्स रिंग। पूरे पैराग्राफ गायब हो गया। समझे, ये ऐसे फालतू में लिखी हुई लाइन है। तभी मैंने अपने वर्ड्स लिख दिए, पीछे नोट चेक कर लेना। मैंने लिखा था ग्लूकोज 2,4 डीएनपी एंड शिप एंड NaHSO3। आगे लिख दिया नो रिएक्शन, और आगे लिख दिया रीजन क्या है, बिकॉज दीज आर नॉट कैपेबल टू गिव द ओपन स्ट्रक्चर। बात खत्म। इन कंट्रास्ट, अब जो क्वेश्चन था उसका जवाब। इन कंट्रास्ट द एल्डिहाइड रिएक्शन ऑफ डी-ग्लूकोज विद शिप एंड सोडियम HSO3 अमोनिया आर रिवर्सिबल एंड concentration of open chain form in equilibrium mixture is too low। इतनी कम की एज ए रिजल्ट दिस वीक रिएजेंट वीक शिप NaHSO3 और जो भी हमारा अमोनिया थे इसकी ये लिख लेना, can't disturb the equilibrium to form more of the open chain form and hence these reagents do not react with the D-glucose। वो मैं ऑलरेडी आपको आधी लाइन में लिख के दे चुका हूं। बोलो भाई, क्लियर हुई बात। चलो, ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH2 फॉर्म एन ऑक्साइम बट ग्लूकोज पेंटासिलेट डजंट, तो वही हुआ ना, वो भी लिख चुका हूं। पीछे पिछले पेज करूं कि ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है क्योंकि हेमी है, और ग्लूकोज पेंटासिलेट हेमी ना होकर एसिटल है। इस बात का भी जवाब आ चुका है पीछे। एक्सप्लेनेशन लो कर लो, बात नीड ही नहीं है, ये लिखा जा चुका है ना बच्चे कि वो हेमी एसिटल से एसिटल में कन्वर्ट हो गया ना। ठीक है, these pentacetate do not have free OH group in C1, ये वो जो भी लिखा उसने, and form to anomeric methyl glucoside and aldehyde react with alcohol to give hemiacetal। और उसके बाद ये तो पुरानी बात ही है, aldehyde normally react with 2 mole of methanol per mole of the aldehyde, वो तो हमें पुरानी बात पता है, to form an acetal। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें यहाँ काम की बात दे रहा हूं। 1 मोल ऑफ मिथेनॉल पर मोल ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ, यहां भी वही बात आई बच्चे। सुनो, अगर मैं ग्लूकोज पर मिथेनॉल का रिएक्शन करवा रहा हूं, आपको याद है पीछे हमने पेंटा मिथाइल ग्लूकोज बना दिया था। तो अब हमसे वो एक लाइन बोल रहा है, ध्यान से सुनना, बीच में एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा है, उससे में क्या कंसर्न है बताओ ना। देखो सुनो, 1 मोल ऑफ मिथेनॉल पर मोल ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ 2 मिथाइल डी ग्लूकोसाइड। मिथाइल ग्लूकोसाइड, ये मिथाइल ग्लूकोसाइड बना हुआ है। तो इससे एक बात और एविडेंस मिल गई कि अल्फा डी के अंदर, अल्फा डी के अंदर जो तुम्हारा OH था ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, वो मिथेनॉल से रिएक्ट करेगा, और मिथेनॉल का सिंगल मोल आपको वहां यूज करने को मिल रहा है 2 मिथाइल। बस 2 मिनट रुकना, 2 मिथाइल डी ग्लूकोसाइड बिहेव्स एज फुल एसिटल। अगर ना समझ में आए तो ये लो जी, 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 ये तुम्हारा अल्फा डी, अल्फा डी। और बार बार कह रहा हूं, अगर आप मेरे को सुनने में इंटरेस्टेड हो और थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आती हो, तो ये एक एसिटल स्ट्रक्चर बन गया है, और एसिटल स्ट्रक्चर बनते ही भाई साहब सरेंडर कर देता है कि अब मेरी फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, आई एम बिकम स्टेबल। Like acetal, these methyl glucoside are formed under anhydrous condition but are hydrolyzed back into glucose and methanol under aqueous acidic condition। Further, these glucoside do not reduce tolerance failing, ये वो। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि जो तुमने अल्फा मिथाइल ग्लूकोज बनाया, बीटा मिथाइल ग्लूकोज बनाया,
वो भाई साहब रिएक्ट करने में कैपेबल क्यों नहीं हो पा रहे अब NH2OH के साथ, या फिर जो भी फैलिंग है? तो आपने कहा भाई इसमें फ्री CHO ही नहीं आएगा। इसका और 3 वर्ड्स का जवाब दे दो, क्योंकि एसिटल बन चुका है, और एसिटल का फर्दर हाइड्रोलिसिस, एसिटल का फर्दर हाइड्रोलिसिस इजी नहीं है। जबकि हेमी एसिटल तो बैठे ही टूटने के लिए, हेमिस्टर से कट 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 यूं जाएंगे। कुछ पता चला? लो जी, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में एक बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितने भी हमारे पास इस पूरे यूनिवर्स के अंदर मोनोसैकेराइड है, ऑल आर द रिड्यूसिंग शुगर्स। और उनको रिड्यूसिंग शुगर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेसिक मीडियम का LDBVE 1,2 इनोलाइजेशन, LDBVE 1,2 इनोलाइजेशन। तो हेडिंग आपकी कॉपी में डल सकती है चाहो तो, अच्छा टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो पहली बात, मोनोसैकेराइड्स तो बोल दो जी ओल आर रिड्यूसिंग। क्यों रिड्यूसिंग? मतलब वो टोलेन से, फेलिंग से, बेनेडिक्ट से, इन सबसे रिएक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं एविडेंस अगर देना हो, LDBVE रीअरेंजमेंट हो जानी है, 1,2 इनोलाइजेशन हो जाना है, और 1,2 इनोलाइजेशन के बाद फिर ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? एल्डेड पे कन्वर्ट, और एल्डेड के कन्वर्ट होने के बाद आराम से रिएक्शन करेंगे। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे पास हेमिस्टर एसिटल की कहानी है सारी की सारी, इतना इसमें घूमने की नीड नहीं है। अगर कोई एसिटल होएगा तो उसको दिक्कत आएगी, कोई हेमी होएगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर हमारे पास हो जाएगा सुक्रोज है कि नहीं है, लैक्टोज है कि नहीं है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। तो वो हम बात कर लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर ना। तब आप कल डाउट सेशन के लिए तैयार हो के आना। 100% RPS, देन असाइनमेंट, देन बुकलेट, लेकिन मैं शुरुआत बुकलेट से करूंगा कल। हाँ, 4th सेक्शन से शुरू करना है हमने मेरे ख्याल में। तो अगर कोई असाइनमेंट में इंटरेस्टेड हो तो स्टार्ट के 50 क्वेश्चन कर सकता है। चलो, फिर पहला राउंड हम असाइनमेंट का ले लेंगे। बोलो जी।